हेलो। सर आवाज आ रही मेरी? हाँ हितेश, आ रही है। ओके सर। सर स्टार्ट करें? हाँ स्टार्ट करो। ओके सर। सर तो एक्सरसाइज 23 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि फॉर टी बिलोंग्स टू आर एक मैट्रिक्स डिफाइन की गई थी 3 क्रॉस 3 की। तो उसमें पूछा गया था कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ टी इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3 इन टी। और सेकंड था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। और थर्ड था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मैनी टी बिलोंग्स टू आर। और फोर्थ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली टू टी बिलोंग्स टू आर। सर इसमें डिटर्मिनेंट निकालना था बेसिकली। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकाला तो वो आया 1 - टी स्क्वेयर, मतलब एक पॉलिनोमियल आई 2 डिग्री की। और अब ये जो 1 - टी स्क्वेयर है ये 0 होगा जब टी जो होगा या तो प्लस प्लस 1 होगा या फिर -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री 3 की ये पॉलिनोमियल नहीं है, 2 डिग्री की है। तो फर्स्ट वैसे डिस्कार्ड हो गया। और सर सेकंड था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर। तो ये सिर्फ दो वैल्यूज के लिए ट्रू है, बाकियों के लिए नहीं है। तो इसलिए सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। और थर्ड में था कि टी मैनी टी बिलोंग्स टू आर। तो सर ये भी डिस्कार्ड हो गया। और सर फोर्थ था कि ये एग्जैक्टली टू वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। तो सर ये इसलिए मैंने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। वंशिका। हेलो यस सर। वंशिका, करेक्ट यस है। सर। यस सर, ठीक है सर। कनिका। यस सर। कनिका समझ आया ये? यस सर। डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है? सर डी में बोला था ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम टी 0 फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यू। तो सर हमारे पास जो इक्वेशन आई ना वो डिग्री 2 की थी। तो मतलब उसके मैक्सिमम जो रूट होंगे वो 2 होंगे। तो मतलब टी की 2 वैल्यू पे ही मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो सर चलो हितेश, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फॉर ए क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक फॉर्म थी ओवर रियल फील्ड जो थी वो रियल नंबर्स की थी। तो लेट आर बी द रैंक एंड एस बी द सिग्नेचर, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ आर एस इज। मतलब हमने इसके नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर बताने थे रैंक और सिग्नेचर के। तो सर इसके लिए रैंक और सिग्नेचर की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि अब 3 वेरिएबल्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब 3 बाई 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। अगर 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बन रही है तो सर वो सिमेट्रिक होगी। तो जब उसको नॉर्मल, अब सिग्नेचर जब हम निकालेंगे इसका मतलब कि हमें उसको नॉर्मल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसलिए मैंने ये चीजें लिखी हैं कि वी नो दैट अपॉन डायगोनलाइजेशन जो रैंक होती है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं। और सिग्नेचर जो होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। सर नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स से यहाँ मतलब है कि जैसे अगर पी, अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म है डायगोनल में और क्यू जो है नेगेटिव टर्म्स हैं डायगोनल में, तो जो सिग्नेचर रहता है वो होता है पी माइनस क्यू। सिग्नेचर जो रहता है वो P - Q रहता है। तो इसलिए जब इसकी जो पॉसिबिलिटी रही, मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो 3 आ गई। अगर रैंक 3 आ गई इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिग्नेचर की पॉसिबिलिटी आ गई वो या तो 3 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव, ये हो सकता है कि सारी की सारी पॉजिटिव हो उसकी आइजन वैल्यूज, या फिर 2 पॉजिटिव हो और एक जो है नेगेटिव हो, और या तो एक हो पॉजिटिव या कोई ना हो। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है जब आपकी रैंक जो है 3 रहती है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इसके जो पेयर्स बनेंगे वो इस तरह से बनेंगे 3 3 3 2 3 1 और 3 0 इस फॉर्म में। अब मान लीजिए आपकी रैंक जो है वो 2 आ गई। अगर रैंक 2 है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 क्रॉस 2 की सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसकी सिग्नेचर होगा या तो वो 2 हो सकता है
कि उसमें जो दो आइजन वैल्यूज हैं वो दो की दो पॉजिटिव हैं आपकी, या फिर एक पॉजिटिव हो सकती है एक नेगेटिव हो सकती है, या फिर कोई पॉजिटिव नहीं है सारी की सारी नेगेटिव है, तो P माइनस क्यू करेंगे तो इस तरह से हमारे जो पेयर्स बन जाएंगे वो इस तरह से बन जाएंगे 2 2 2 1 2 0। अगर मान लीजिए आपकी रैंक जो है 1 है तो सिग्नेचर के लिए पॉसिबिलिटी दो ही होगी कि या तो उसका सिग्नेचर 0 होगा या तो 1 होगा। और सर अगर रैंक 0 होगी तब तो सिग्नेचर उसका 0 ही हो गया। तो इसके सर जो पॉसिबल पेयर्स बने वो 10 बने। क्यों? क्योंकि देखिए आर जब 3 था उसके करस्पॉन्डिंग 4 पॉसिबिलिटी थी सिग्नेचर की। आर जब 2 था तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नेचर की पॉसिबिलिटी 3 आ गई। जब आर 1 था तो इसके करस्पॉन्डिंग टॉप 2 पॉसिबिलिटीज आ गई, और जब आर 0 था तो इसकी करस्पॉन्डिंग एक पॉसिबिलिटी आ गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग मतलब 10, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एस 10। तो सर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे टिक नहीं किया है। सर 10 पॉसिबिलिटीज। पीयूष, पीयूष है कि नहीं? अच्छा, डिम्पल। यस सर। डिम्पल करेक्ट है ये? यस सर। अच्छा। अंशिका, यस सर। करेक्ट है ये? यस सर, ठीक है सर। हितेश, अगला क्वेश्चन। सर स्लाइड नीचे करेंगे। सर जो थर्ड क्वेश्चन था कि स्पेस ऑफ 4x4 मैट्रिसेस का स्पेस दिया गया था वेक्टर स्पेस ओवर आर। सर यहाँ पे बोला था कि एक सेट दिया गया था, लेट W इज इक्वल टू Aij बिलोंग्स टू M4 सच दैट सिमेशन Aij इक्वल टू 0। मतलब जो एंट्रीज हैं सर, जो एंट्रीज हैं उनके जो सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो इक्वल टू के है, और के क्या है 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इस W का डायमेंशन बताना था, इसके W का डायमेंशन बताना था। सर इसके लिए मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ड्रॉ कर ली, 4x4 की मैट्रिक्स आ गई। सर अब ये क्या है, जैसे A11 है तो 1 + 1 = 2, तो ये 0 एंट्री होगी। मतलब अब A12 और A21 इन दोनों का जो सम है, इनके जो सबस्क्रिप्ट का जो सम है वो 3 है। तो अब हमें पता है कि सिमेशन I + j इक्वल टू के Aij का जो सम रहेगा वो 0 हो जाएगा जब सबस्क्रिप्ट का जो सम है ये आ जाता है 2 3 4 5 6 7 8। तो सर इसका भी आ गया। तो इसी तरह से सर A13 A22 A31 मतलब ये जो डायगोनल्स होंगे इनका जो सम है वो 0 0 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं सर कि जैसे इसमें कितनी एंट्रीज होगी, 7 एंट्रीज होंगी जो डिपेंडेंट आ गई, और इसमें जो टोटल एंट्रीज हैं वो 16 है, तो 16 - 7 = 9। अगर इस तरह से नहीं है तो जैसे मान लीजिए कि A11 है ये तो फिक्स हो गया, ये 0 है। अब जो सेकंड है वो रहेगा A12 + A21 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A12 = -(A21), मतलब इसमें एक फ्री वेरिएबल रहा। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि जैसे A13 + A22 + A31, तो इसमें इसका जो सम रहेगा वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकालेंगे तो मतलब दो जो होंगे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब दो जो होंगे फ्री वेरिएबल हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे सेकंड डायगोनल में ये, तो इसमें 1 फ्री वेरिएबल रहेगा, उस A13 वाले में 2 फ्री वेरिएबल रहेंगे, इसी तरह से अगले वाले में 3 वेरिएबल, और अगले वाले में 2, और मैंने ये लिखा हुआ सर साइड में। और जो लास्ट वाला होगा वो फिक्स हो जाएगा। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 2 + 1 3 6 6 1 7 और 7 + 2 = 9। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि ये 9 है, इसलिए मैंने इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट किया। कनिका, यस सर। कनिका समझ आया ये? यस सर। ठीक है। डिम्पल, यस सर।
ठीक है डिम्पल? Yes, sir. प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, नीचे करिए स्लाइड। सर ठीक सर, फोर्थ क्वेश्चन था कि V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। V एक वेक्टर स्पेस था जिसकी डायमेंशन 3 थी और उसकी फील्ड जो थी R थी, ओवर R, और एक ट्रांसफॉर्मेशन T दी थी V टू V, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय मैट्रिक्स A which is 1 minus 1 0 1 minus 4 3 minus 2 5 minus 3 with respect to an ordered basis। इसकी जो ordered basis हैं वो V1 V2 V3 दी हैं V की। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमने वेरीफाई करना था कि इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी ट्रू होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि T ऑफ V3 आपका 0 होगा। सेकंड थी कि T ऑफ V1 प्लस V2 इक्वल टू 0 होगा। थर्ड थी कि T ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0 होगा। और फोर्थ थी कि T ऑफ V1 प्लस V2 जो आएगा इसकी जो इमेज आएगी वो T ऑफ V2 के बराबर आएगी। तो सर हमें पता है कि V1 V2 V3 जो है ऑर्डर्ड बेसिस दी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 1 0 0, V2 0 1 0, V3 is 0 0 1। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन है, अब मैट्रिक्स के थ्रू दिए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि TV इक्वल टू AV। अब इसको वेरीफाई करना चाह रहा हूं मैं, तो T ऑफ V1 की जब मैं इमेज करूंगा तो वो बन जाएगी A ऑफ V1। तो इसको जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक कॉलम वेक्टर आ जाएगा 1 1 माइनस 2। इसी तरह से सर मैं जब T ऑफ V2 करूंगा तो वो आ जाएगा 0 3 माइनस 1 माइनस 4 5, और इसी तरह से T ऑफ V3 आ जाएगा 0 3 माइनस 3। सर तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसके जो कॉलम वेक्टर है, सर नीचे करिए थोड़ा, ऊपर क्वेश्चन जो था सर, क्वेश्चन बिगिनिंग से। ये सर ठीक सर, तो आप मैट्रिक्स देख रहे होंगे कि जो हमारे T ऑफ V1 T ऑफ V2 T ऑफ V3 ये जो आए ये जो कॉलम एंट्रीज दी गई हैं ये वही हैं 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 5 0 3 माइनस 3। अब ये निकाल लिए हमने, अब हमने इसको वेरीफाई करना था। तो T ऑफ V3, तो सर T ऑफ V3 जो है वो थर्ड कॉलम है, जो मैट्रिक्स का है वो थर्ड कॉलम आ रहा है। तो देखिए 0 3 माइनस 3, तो इसकी इमेज तो नॉन जीरो है, तो ये फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो गया। इसी तरह से बोला है कि T ऑफ V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब T जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि T ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2। अब आप देख रहे होंगे कि जो मैट्रिक्स है उसका आप सम करेंगे फर्स्ट टू कॉलम्स का। देखिए तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस ऑफ माइनस 4 तो 5, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी नॉन जीरो आ जाएगा, तो बी भी करेक्ट नहीं होगा। तो सर जब सी करेंगे आप T ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू 0, तो ये T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2 प्लस T ऑफ V3। तो आप मैट्रिक्स से ही देख सकते हैं, इसका सम करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये करेक्ट हो गया सी। अब जब फोर्थ करेंगे कि T ऑफ V1 प्लस V3 जो है T ऑफ V2 के बराबर है, तो जब सर इसको जब करेंगे तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सम है वो आ जाएगा 1 4 और माइनस 5, जो कि T ऑफ V2 के बराबर नहीं है, और T ऑफ V2 हमारा है माइनस 1 माइनस 4 और 5, इसलिए सर डी को भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। तो जो बचा है वो है सी। डिम्पल? डिम्पल Yes, sir. करेक्ट है डिम्पल? Yes, sir. ठीक है विकेश नेक्स्ट। ओके सर, सर नेक्स्ट स्लाइड। सर फिफ्थ क्वेश्चन दिया था कि स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन था ऑन क्लोज इंटरवल 0 1,
और वहां पे इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया था। हमने डिफाइन किया था एफ जी का इंटेग्रल 0 to 1 एफ टी और इनटू जी ऑफ टी का स्क्वायर डी टी फॉर ऑल एफ जी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। तो हमने बोलना था कि हमें फाइंड करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें हमने बतानी थी कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें ट्रू होंगी। तो सर पहला था कि ये जो बनाएगा ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा ऑन 0-1, ये बनाएगा इज ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन 0-1 बट इज नॉट ए इनर प्रोडक्ट ऑन 0-1। तो थर्ड था कि सर ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं होगी। और सर लास्ट था कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ एफ जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सर इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। तो सर ऊपर करेंगे स्लाइड। सर तो बाइलिनियर फॉर्म, तो इसमें जो चीजें पूछी गई थी इनर प्रोडक्ट और बाइलिनियर फॉर्म, तो दो चीजें हैं, तो इसलिए मैंने बाइलिनियर फॉर्म की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दी। तो बाइलिनियर फॉर्म के लिए दो कंडीशंस हम सेटिस्फाई करवाते हैं लिनियरिटी की। तो सर जैसे यहाँ पे एफ और जी, तो इसको मैंने जैसे फर्स्ट अगर मान लीजिए मैंने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो वहां पे मैंने जो सेकंड कंडीशन है वो ये है एफ ऑफ यू ए वी वन प्लस बी वी टू, ये आना चाहिए आपका ए ऑफ एफ ऑफ यू वी वन प्लस बी ऑफ एफ ऑफ यू वी टू। तो सर इसके लिए अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन चाहिए जो कि 0-1 पे कॉन्टिन्यूस हो। तो इसके लिए मैंने एफ जी वन और जी टू को डिसाइड कर लिया, एफ जी वन और जी टू को डिसाइड कर लिया। तो सर इसका जब मैंने इनर प्रोडक्ट लिया टी ऑफ ए टी प्लस बी टी, मतलब तो सर जैसे G1, G2 और F को मैंने T सेट कर दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इसलिए मैंने इस एक एग्जांपल ले लिया। तो सर जब इसका मैंने इनर प्रोडक्ट निकाला तो इसका ये आ गया 1/4 A प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका आ गया। अब राइट हैंड साइड जब मैंने लिया A ऑफ टी टी, तो सर जब राइट हैंड साइड करेंगे तो वो A/4 प्लस B/4 इस फॉर्म में आ रहा है। तो 10 इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुई, तो मतलब सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं है। अब इनर प्रोडक्ट है, तो इनर प्रोडक्ट के लिए सर हम उसी तरह से तीन कंडीशंस लेते हैं कि V क्रॉस V2 R जो है वो इनर प्रोडक्ट होगा जब UV का लेते हैं, मतलब पहली वो कॉन्जुगेट सिमेट्री को फॉलो करता है। सर दूसरा रहता है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ UV इज ग्रेटर इक्वल टू 0, और जब वो 0 होता है कब, जब U की वैल्यू 0 होती है। और सर थर्ड थी कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, A ऑफ U1 प्लस B ऑफ U2 V इक्वल टू A ऑफ UV U1V प्लस B ऑफ U2V। तो सर इसके लिए इनर प्रोडक्ट को चेक करने के लिए इसी तरह से मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें मैंने U और V को सेट कर लिया। तो जैसे मैंने U को सेट कर लिया T और V को सेट कर लिया T स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है 0-1 में। तो सर जब इसके लिए मैंने पहली कंडीशन देखी सिमेट्री की कंडीशन, तो सर जैसे ये R पे सिमेट्रिक है ना, तो सर इसका ये हो जाएगा कि इनर प्रोडक्ट ऑफ UV आना चाहिए आपका VU के। जब इनर प्रोडक्ट ऑफ UV किया तो वो 1/6 आया, और जब इनर प्रोडक्ट ऑफ VU किया तो वो 1/5 आ गया। मतलब ये सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनर प्रोडक्ट नहीं है। और इसी तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है, जब हम वहां पे F को मान लीजिए -T ले लिया और G को T स्क्वायर ले लिया, तो इनर प्रोडक्ट निकालेंगे वो लेस देन 0 आएगा। सर जैसे इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये जो दिया गया है आपको इज नॉट ए बाइलिनियर फॉर्म ऑन सी, तो ये बाइलिनियर फॉर्म नहीं होगा। और फर्स्ट तक ये इनर प्रोडक्ट होगा, और सेकंड था कि इज ए बाइलिनियर फॉर्म बट नॉट एन इनर प्रोडक्ट। तो सर A और B वैसे ही डिस्कार्ड हो गए और फोर्थ भी डिस्कार्ड हो गया, इसलिए मैंने C को करेक्ट किया सर। फिर हेलो पीयूष। यस सर। अच्छा पीयूष, ये करेक्ट है ये क्वेश्चन? सर पता नहीं, मैंने ऐसे किए नहीं थे ना सर आज। अच्छा, यस सर। जो हितेश ने बताया उससे क्या लग रहा है? सर इनर प्रोडक्ट के बाद जैसे मतलब इनर प्रोडक्ट वाला तो देखा था ना, वो तो ठीक था ना, बाकी मैं अभी ज्वाइन हुआ ना सर।
डिम्पल से पूछते हैं। डिम्पल, यस सर। किया तो ठीक है सर, कि कैलकुलेशन में हो सकती है मिस्टेक, बाकी तो ठीक है। अच्छा तुमने किया था ये? सर मेरे को दूसरी असाइनमेंट थी ना करने को। अच्छा, अच्छा। अंशिका, Yes, sir. करेक्ट है ये? Yes, sir. ठीक है सर. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है ना हितेश? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्लाइड नीचे करेंगे। सर इसमें 3x3 की मैट्रिक्स दी गई थी और पूछा गया था कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल टू वाई हैज अ सोल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो y दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन में ओनली फॉर y इक्वल टू x 0 0, सेकंड में था कि ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0, ओनली फॉर y 0 y z, और लास्ट था कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R3। सर जब आप इसकी रैंक निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगी, मतलब डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सोल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ए एक्स इक्वल टू वाई, तो वहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इनवर्स वाई, तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू R3। तो इसलिए मैंने फोर्थ इसका करेक्ट कर दिया, ये तो दिख रहा था। पीयूष, पीयूष इसमें है कोई डाउट? नो सर, ये तो ठीक है सर। डिम्पल, ठीक है सर। पक्का? यस सर, अगर रैंक फुल आ रही है तो ठीक है सर। ऑप्शन ए बी सी में कोई नहीं हो सकता मतलब? ऑनली लिखा है ना सर यहाँ पर, तो फॉर ऑल के लिए तो ऑनली तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबके लिए सोल्यूशन मिल गया, तो ये 3 तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। कनिका, यस सर। कनिका क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट। सर 7th क्वेश्चन था, एक मैप दिया गया था T C to M2, मतलब M2 इज अ 2x2 मैट्रिसेस विद अ मैप गिवन बाय T of Z इक्वल टू T of x प्लस आयोटा y इक्वल टू, वो इसके बराबर था x y माइनस y x। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, फोर्थ स्टेटमेंट बतानी थी सर इसमें। तो सर जैसे इसमें मैंने वेरीफाई किए हैं, तो जैसे Z1 और Z2 ले लिए। अब फर्स्ट था कि T ऑफ Z1 Z2 जो आएगा वो T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2 के बराबर आएगा फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। सर जैसे मैंने इसको Z1 और Z2 ले लिए और Z1 Z2 इनका प्रोडक्ट ले लिया, तो यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल गई, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं इसकी इमेज निकालूंगा तो ये आ जाएगी x1 x2 माइनस y1 y2, x1 y2 प्लस x2 y1 माइनस ऑफ x1 y2 प्लस x2 y1, और x1 x2 माइनस y1 y2। तो सर ये आ गई इसकी इमेज T ऑफ Z1 Z2 की। अब T ऑफ Z1 की इमेज जो रहेगी वो ये आ जाएगी x1 y1 माइनस y1 x1। T ऑफ Z2 की ये रहेगी x2 y2 माइनस y2 x2। तो जब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये सिमिलर आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये ठीक है, तो ये फॉल्स नहीं है। तो सर जैसे अब सेकंड था कि T ऑफ Z इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ Z इक्वल टू 0। सर जैसे ऊपर देख सकते हैं आप कि जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 0, मतलब मोड ऑफ Z स्क्र इक्वल टू 0, और वो 0 कब होता है, जब Z 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑप्शन भी ठीक था इसमें। अब सर फोर्थ पे आते हैं, तो फोर्थ में था कि T ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू T ऑफ Z1 प्लस T ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो सर जब आप देखेंगे, इसका मैंने किया है हाँ, तो सर जब Z1 प्लस Z2 करेंगे तो वो ऐसे बन जाएगी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस ऑफ y1 प्लस y2 x1 प्लस x2। और सर जब आप ऐसे करेंगे T ऑफ Z1 और T ऑफ Z2 इसको निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे,
तब भी ये मैट्रिक्स इस तरह से सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सर प्रॉपर्टीज भी हैं, तो टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2, तो ये भी ट्रू होगी। तो बची सी, तो सी इज फॉल्स। और इसके लिए था कि सर ये बोल रहा था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन जीरो ए belongs to M2 such that the trace of TZA is 0 for all Z belongs to C. C मैंने इसका करेक्ट किया था सर। ओके, कनिका यस सर। करेक्ट है ये? यस सर। सी ऑप्शन में ट्रेस कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब नॉन जीरो के लिए, नॉन जीरो के लिए। सर मैंने ना काउंटर एग्जांपल लिया था कि ए को अगर हम 0 1 0 0 ले लें और टी को जैसे जेड को हम 1 प्लस 0 आयोटा ले लें तो सर ट्रेस 0 आ रही है, मतलब तो ए नॉन जीरो आने के बाद भी वो ट्रेस 0 आ रही थी, तो इसमें लिखा था कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो सर वो मिल गया था एक काउंटर एग्जांपल। क्या क्या लिया तुमने? 0 प्लस आयोटा। यस सर। और ए लिया फर्स्ट रो ली 0 1 एंड सेकेंड ली 0 0। 0 0, तो इसका मतलब सी करेक्ट है हमारे हिसाब से। नो सर, सर ये गलत है, इसमें लिखा है ना कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब सर हमें एक नॉन जीरो ए मिल रहा है जिसके लिए ट्रेस जो वो 0 आ रही है। नहीं सर, क्वेश्चन के हिसाब से पूछ रहे हैं ना कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना, मतलब हाँ ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मतलब सी करेक्ट हो गया। हाँ सी ठीक है। वेरी गुड कनिका, बहुत अच्छा काउंटर एग्जांपल दिया। डिम्पल, यस सर। चले आगे, करेक्ट है? यस। कोई डाउट तो नहीं डिम्पल? हेलो, नो सर। ठीक है हितेश, नेक्स्ट। ओके सर। सर तो 8th क्वेश्चन था कि ए जो है 3x3 की मैट्रिसेस का स्पेस ऑफ 3x3 मैट्रिसेस है और एक्स जो एक सेट डिफाइन किया गया था, सी बिलोंग्स टू GL3 और ओवर अ फील्ड आर सच दैट सी इनवर्स इज ट्राइंगुलर। देन ऑप्शन दिया गया था कि एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 5 होगा, मतलब नॉन एम्प्टी होगा। सेकंड था कि x इक्वल टू 5 देन a इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर c। सर थर्ड था कि इफ x इक्वल टू 0 देन a इज डायगोनलाइजेबल ओवर c। और फोर्थ था सर कि इफ x इक्वल टू 5 देन a हैज नो रियल आइजन वैल्यूज। सर तो इसमें जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का भी जिक्र हुआ है तो मैंने इसका भी लिख दिया कि किसी भी मैट्रिक्स को आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जब वो सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स होती है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर की होती है। और सर जी ऑफ L3R जो होता है इसको जनरल लीनियर ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये है सेट ऑफ 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस। जनरल लीनियर ग्रुप में जो आते हैं, जो मैट्रिसेस आती हैं वो इनवर्टिबल मैट्रिसेस आती हैं। तो ये 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस का ग्रुप है। अब सर फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, जैसे ये बोल रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर मान लीजिए x जो है 5 नहीं है तो एक मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं 0 0 -1 1 0 0 0 1 0। सर एक मिनट, ओके सर। सर तो जैसे एक मैट्रिक्स ले ली तो सर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी वो इस तरह से आ जाएगी, लैम्डा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो वो आगे लैम्डा क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। -1 तो इसकी जो आइजन वैल्यूज आ गई वो आ गई -1 1 माइनस आयोटा √3/2 1 प्लस आयोटा √3/2। तो दो कॉम्प्लेक्स आ गए, एक रियल आ गई। तो सर इसमें बोला था कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सो ए कैन नॉट हैव अ सिमिलर टू एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ओवर आर। तो ए जो है वो सिमिलर नहीं हुई एज सम आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि अब इसने बोला था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ओवर आर, तो सर ये जो सी के ऊपर आ गई है ना,
तो इसकी जो आइजन वैल्यूज आ गई वो कॉम्प्लेक्स भी आ गई, एक रियल आ गई, दो कॉम्प्लेक्स आ गई। तो इससे क्या हुआ कि एक्स जो है ये बोल रहा है एक्स इज नॉट एम्प्टी, तो ये डिस्कार्ड हो गया यहां से। अब सर आइजन वैल्यू जो इसकी आई वो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइजन वैल्यू जो आई वो आई -1 और दो कॉम्प्लेक्स आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों डिस्टिंक्ट है। अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो वो क्या होगी, डायगोनलाइज्ड होगी। और किस पे हुई, सी पे डायगोनलाइज्ड होगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो दो वैल्यूज हैं वो दो आइजन वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लेक्स आ गई, तो इसके लिए थर्ड करेक्ट हो गया। अब सर ये बोल रहा था फोर्थ में कि इफ x इक्वल टू 5 देन a हैज नो रियल आइजन वैल्यूज। तो हमें पता है कि x जो है एम्प्टी आ गया है। अगर x एम्प्टी आ गया है तो ये बोल रहा है कि a हैज नो रियल आइजन वैल्यू, बट वी हैव वन आइजन वैल्यूज रियल विच इज -1। तो ये -1 एक रियल आइजन वैल्यू है, तो d इससे ये डिस्कार्ड हो गया। और सर जो हाँ, और सर जो बी ऑप्शन दिया गया था कि x इक्वल टू 5 देन a इज नॉट डायगोनलाइज ओवर c, तो सर ये तो डायगोनलाइज हो गया। क्यों, क्योंकि 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको मिल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। पीयूष, ठीक है सर। डिम्पल, यस सर। करेक्ट है। यस सर। अंशिका, Yes, sir. करेक्ट है ये। Yes, sir. हाँ अंशिका करो उसका। सर हमें यहाँ पे दिया था कि let x be a finite dimensional vector space over C, let t be a linear transformation from x to x, then which of the following statement are true। तो सर हमें बोला था कि अगर t यूनिटरी होगी तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि t सेल्फ एडजॉइंट होगी, और b था कि अगर ये सेल्फ एडजॉइंट होगी तो क्या t नॉर्मल होगी, और c भी ऐसे था कि t अगर यूनिटरी होगी तो क्या t नॉर्मल होगी, और d की d इज नॉर्मल देन इट्स इम्प्लाई t इज यूनिटरी। तो सर जो मैट्रिसेस है वो सेल्फ ज्वाइंट तब होती है जब उसका टी जो है वो ट्री ट्रांजुकेट के बराबर होता है, और जो यूनिटरी होती है उसमें टी ट्रांजुकेट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू टी ट्रांजुकेट टी, और जो नॉर्मल होती है उसमें टी ट्रांजुकेट इज इक्वल टू टी ट्रांजुकेट टी होता है। तो सर अगर यूनिटरी होगी तो वो नॉर्मल तो होगी, क्योंकि टी ट्रांजुकेट इज इक्वल टू टी ट्रांजुकेट टी आई के बराबर होगा, तो दोनों इक्वल हो गए। तो टी अगर यूनिटरी है तो वो टी नॉर्मल होगा, इसलिए सी करेक्ट है। और सर टी अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो टी ट्रांजुकेट इज इक्वल टू टी, इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो सर बी ऑप्शन भी ठीक है। और फिर सर आगे करना, और सर पहले ऑप्शन के लिए सर नीचे, तो पहले ऑप्शन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें टी जो है वो टी ट्रांजुकेट दोनों बराबर है, और टी ट्रांजुकेट टी किया तो वो 0 0 के इक्वल आया, और टी ट्रांजुकेट टी टी ट्रांजुकेट किया तो वो दोनों बराबर है लेकिन वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो टी और टी ट्रांजुकेट से अगर ए मैट्रिक्स जो है वो सेल्फ एडजॉइंट है तो वो यूनिटरी नहीं होगी, तो वो ये इंप्लाई नहीं करता कि यूनिटरी होगी, इसलिए फोर्थ सर गलत हो गया। और सर फर्स्ट के लिए जो है वो टी और टी ट्रांजुकेट मैंने दो एग्जाम दो लिए, दो मैट्रिसेस ली, उसमें टी ट्रांजुकेट टी देखा तो सर वो आई आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैट्रिसेस टी ट्रांजुकेट टी और टी ट्रांजुकेट टी अगर बराबर है आई के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टी इज इक्वल टू टी ट्रांजुकेट होगा, तो सर ए इनकरेक्ट हो गया। हितेश, करेक्ट है हितेश। ये सर ठीक है। पीयूष, यस सर, ठीक है सर। डिम्पल, यस सर। डिम्पल करेक्ट है। यस सर।
अंश का स्टार्ट कर। फिर अगला क्वेश्चन था कि लेट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Cn to Cn. Suppose that 1 is the only eigenvalue of t. Which of the following are true? सर ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था कि जब हमारे पास आइगन वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब इसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा x माइनस वन रेज टू पावर n, और y कैले हैमिल्टन थ्योरम, हम x की जगह t पुट करेंगे तो t माइनस वन रेज टू पावर n, तो c करेक्ट हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन है, अगर t माइनस आई रेज टू पावर n जो है 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि t माइनस आई उससे आगे वाली पावर n+1 n+2 अप टू सो ऑन तक जो है वो सब 0 ही देगी। तो सी और डी तो करेक्ट है। और सर जो ए ऑप्शन दिया है ना उसमें बोला है कि टी हमारे पास कोई भी ऐसा के नहीं मिलेगा जो कि टी रेज टू पावर के जो है वो आई के इक्वल दे। लेकिन सर जो हमारे पास आइडेंटिटी मैप होता है, अगर हम उसको बार बार टी स्क्वायर करें तो वो आइडेंटिटी मैप दे देता है, तो इसका मतलब ए इनकरेक्ट हो गया। और जो अगला था बी ऑप्शन था उसमें बोला था कि टी माइनस आई रेज टू पावर n माइनस वन 0 के इक्वल आएगा, लेकिन सर मैंने एग्जाम्पल लिया 3x3 मैट्रिसेस ली, उसका स्क्वायर किया तो वो 0 के इक्वल नहीं आया। तो सर ये गलत हो गया। फिर सिर्फ सी और डी करेक्ट है और ए गलत है, ए और बी गलत है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना कनिका? चलो अंशिका नेक्स्ट। सर इसमें दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन n वेरिएबल्स ओवर r आर आइसोमॉर्फिक। और अगले में बोला था कि अगर सेम रैंक होगी तो क्या ओवर c वो आइसोमॉर्फिक होगा। और थर्ड था सर एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन n वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर c। और उससे अगला ऑप्शन था कि एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल में बी आइसोमॉर्फिक टू क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल। सर तो मैंने एक रिजल्ट पढ़ा कि एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल इज आइसोमॉर्फिक ओवर सी। मतलब अगर हमारे पास रैंक किसी दो मैट्रिसेस की सेम दी हुई है तो वो जो है वो आइसोमॉर्फिक होगी ओवर सी। इससे सर बी ऑप्शन ठीक हो गया। और अगर हमारे पास रैंक सिग्नेचर और उसकी जो रैंक सिग्नेचर बराबर आ जाते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होगी ओवर आर। लेकिन सर हमें सिर्फ यहाँ पे रैंक के बारे में बताया गया है तो ए गलत हो गया। और सी सिंपल बोला है कि कोई भी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म एन वेरिएबल की होगी वो आइसोमॉर्फिक होगी। तो सर ये जरूरी नहीं है क्योंकि जो रिजल्ट था वो था रैंक को लेके कि अगर सेम रैंक होगी तब वो दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे। तो सर सी गलत हो गया। और सर डी ठीक है, यहाँ पे लगाया नहीं मैंने क्योंकि आगे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। मतलब सर ये डी नीचे करेक्ट है, बी और डी करेक्ट है। सर सर बी और डी करेक्ट। ठीक। विक्रम यस सर। करेक्ट है विक्रम? यस सर, करेक्ट है दोनों। डिम्पल सर ये डी कैसे हुआ करेक्ट? डी में सर मैंने एक मैट्रिसेस ली 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिसेस ली। सर नीचे करना, इसमें ए जिसकी रैंक 4 है और सिग्नेचर 4 है। फिर मैंने दूसरी मैट्रिसेस ली बी इज इक्वल टू आई मतलब 10x10 की मैट्रिसेस ली, आई 4x4 और 0 0 मतलब ब्लॉक मैट्रिसेस ली। इसकी भी रैंक जो आएगी वो 4 आएगी और सिग्नेचर 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों आइसोमॉर्फिक है। तो हम 10 वेरिएबल पे जो है वो किसी भी मैट्रिसेस को कर सकते हैं 4x4 की को। तो सर एग्जाम्पल मिल गया क्योंकि वहां बोला है मे बी, मतलब मिल सकती है हमें। डिम्पल यस सर, ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन करना।
सर एक क्वेश्चन था, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R विद अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, सपोज an अल्फा बीटा एक मैट्रिक्स दी थी जिसके एलिमेंट सिर्फ अल्फा और बीटा थे और वो n क्रॉस n मैट्रिक्स थी, जहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल में एलिमेंट है वो अल्फा है और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो है बीटा। सभी आई जहाँ पे जे इक्वल नहीं है वहां पे जो है वो बीटा आएगा। तो लेट डी एन बी द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन अल्फा बीटा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो सर हमें बताना था कि डी एन जो है वो किसके लिए करेक्ट है। तो सर पहले मैंने क्या किया कि एन वन के लिए लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला था कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पहले 1 के लिए लिया तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया अल्फा। और क्योंकि सर डी एन जो है वो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर हम एन को 2 लेंगे तो ये डी टू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर सर एन 3 लेंगे हम तो ये आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके सर आगे करना, हमारे पास आ गया अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यूब। फिर सर मैंने एक एक करके ऑप्शन ए बी सी और डी के लिए चेक करा, जिसके लिए जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए सारी कंडीशन जो है वो सही आ गई, मतलब डी एन जो है वो इक्वल आ गया, वो सही कर दिया सर। तो सर ए इनकरेक्ट आया, बी करेक्ट है सर, सी इनकरेक्ट है और डी भी ठीक है। हितेश यस सर। करेक्ट है। यस सर ठीक है। कोई और मेथड है इसके लिए? सर ये स्टेटमेंट में ही डायरेक्ट बोला गया था तो इसी मेथड से किया था मैंने। डिम्पल यस सर। इसको जनरली प्रूव किया जा सकता है बिना किसी एग्जाम्पल? क्या सर? मतलब कोई और मेथड है इसको सॉल्व करने का? सर मैंने तो किया नहीं अभी तक ट्राई, पता नहीं, देखना पड़ेगा सर दोबारा। ऐसा कर सकते ना सर, जिसमें अगर इसमें रो जैसे कि अल्फा दिया ना एक एंट्री, बाकी बीटा बीटा बीटा, तो एक आइगन वैल्यू तो यहीं से निकल गई, बल्कि आइगन वैल्यू पता कर सकते हैं इसमें सारी, फिर डिटर्मिनेंट वहां से पता लग जाएगा। ठीक है अंशिका, नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R4 to R4 with characteristic polynomial x minus 2 raised to power 4 and minimal polynomial is equal to x minus 2 raised to power 2, then the Jordan canonical form of t can be। तो सर हमें जो मिनिमल पॉलिनोमियल दी है वो x माइनस 2 रेस्ट पावर 2 दी है सर, ये गलत हो गया। तो हमारे पास जो एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा वो 2 ऑर्डर का बनेगा, और जो अलग से बनेगी या तो वो 2 का हो सकता है या वो बन के हो सकते हैं। तो हमारे पास सर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो जो ए और बी जो है वो करेक्ट है और सी डी जो वो गलत है। हितेश हितेश पीयूष यस सर, ठीक है सर। ठीक है। यस सर ठीक है, एक मिनट। डिम्पल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या दिया है? x माइनस 2 रेज्ड टू पावर 4 तो क्या है? स्क्वायर है स्क्वायर, स्क्वायर। गलत लिख दिया। तब तो ठीक है सर। अंशिका अगला क्वेश्चन। यस सर, सर आगे करना। सर अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही था जो हमने पीछे रिजल्ट किया उसी पे बेस्ड था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल आर ट्रू। तो हमें बोला था एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर। तो सर हमने रिजल्ट पढ़ा कि अगर रैंक और सिग्नेचर सेम होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि आइसोमॉर्फिक है ओवर आर। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया।
और एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी। तो अगर सर रैंक सेम हो तो वो आइसोमॉर्फिक होती है ओवर सी, तो बी ठीक है। और सर देयर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक लेस देन इक्वल टू 3 अप टू आइसोमॉर्फिक ओवर सी। तो यहाँ पे सर बोला है कि 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए अगर रैंक जो लेस देन 3 है। तो मतलब हमारे पास अगर रैंक 3 है तो हमें जो है वो 3 ही नॉन जीरो चाहिए हमारे पास एलिमेंट। तो सर सी भी ठीक है और सर डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोला कि अगर रैंक 2 है तो हमें जो है वो 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए। तो सर ये गलत है। मुकेश ये सर। करेक्ट है ये? ये सर। सर ये मैंने विक्रम ट्राई नहीं किया था वैसे, लेकिन स्टेटमेंट ठीक है ये। विक्रम यस सर ट्रू है। डिम्पल डिम्पल यस सर। तो कौन करेगा पहले, पीयूष की तुम? मैं सर। अच्छा ठीक है, तो शेयर खुद करोगे? आप बताओ सर, मैं कर रहा हूँ, करूँ खुद खुद से। हाँ, कर लो। हाँ कर दो डिम्पल। हो रही है सर शेयर? हेलो। हाँ डिम्पल हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए कोई मैट्रिक्स थी 2x2 की, बल्कि यहाँ पर 2x3 लिखा था शायद क्वेश्चन में। तो क्योंकि पर अगर 2x3 हम लेंगे तो उसके बाद सर ट्रेस फिर पूछा था ट्रेस के बारे में, तो ट्रेस तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स एक्चुअली मतलब कि ए स्क्वायर डिफाइन ही नहीं होगा फिर तो मैंने 2x2 किया, मतलब कि 3 की जगह मैंने 2 किया अपनी टू मर्जी बाई से। टू 2x2। तो ए लेट ए बी और 2x2 रियल मैट्रिक्स विद डिटर्मिनेंट 1 एंड ट्रेस दिया था 3, और बोल रहा था कि बट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अगर डिटर्मिन यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप ये यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो और सीधा यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल के फिर आप ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू निकाल लो और फिर उसका ट्रेस आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि लेट लैम्डा मतलब कि दो आइगन वैल्यू मान लो इसकी ए की। अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यू है ए की, तो लैम्डा 1 स्क्वायर एंड लैम्डा 2 स्क्वायर वो आइगन वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर का ट्रेस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का ट्रेस हो जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, और यही हमें निकालना है। तो हमारे पास दिया है कि ट्रेस ऑफ ए 3 था, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है वो 3 आएगा, और जो उनका प्रोडक्ट है वो 1 आ जाएगा। अब और लेफ्ट जो इक्वेशन है इसमें आप स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से निकल जाएगा लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 7। तो जो कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर है, तो वहां से आ जाएगा 7। कनिका कनिका कौंडल। विक्रम यस सर। करेक्ट है विक्रम? यस सर करेक्ट लग रहा है। मैंने सॉल्व नहीं किया, ये 23rd ही किया था मैंने सॉल्व, पर ये करेक्ट लग रहा है। चलो करेक्ट है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन डिम्पल। दूसरा था कि लेट ए एंड बी बी 2x2 मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बल्कि इस तरह की कंडीशनें दी थी आगे कि कौन सा ट्रू होगा। तो एक तो क्या कर सकते हैं कि आप ए और बी कोई जनरल मैट्रिक्स मान लो, और उसके बाद जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकाल लो और उससे वेरीफाई कर लो कौन सा ऑप्शन ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो कि
अगर शॉर्टकट करना है बल्कि तो क्या ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बल्कि ये डिफरेंट मैट्रिक्स हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ए इज इक्वल टू वी ले लो। अगर ए इज इक्वल टू वी ले लो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी तो जीरो हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो आ जाएगा। और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए, क्योंकि टू बाई टू की मैट्रिक्स है, जब टू ए बाहर निकलेगा तो ये बनेगा टू स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो वो आ जाएगा फोर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इससे आपके क्या हो जाएंगे, एक तो फर्स्ट वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां बोला था डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी की जगह हमने ए लिया था तो वो आ जाएगा टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो फर्स्ट वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। उसी तरह आप देखोगे बी वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, उसी तरह सी वाला डी वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचेगा सी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। या तो आप जनरल मेथड कर सकते हैं कि जो ए और बी को दो मतलब कि जनरल मैट्रिक्स मान लो मतलब कि टू बाई टू की, और उसका डिटर्मिनेंट निकालो ए प्लस बी और ए माइनस बी का, और वहां से जो आइडेंटिटी ये निकल जाएगा ये रिलेशन। या तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। फिश यस सर। समझ आया, करेक्ट है ये? यस सर, ठीक है। ठीक है पीयूष। ठीक है सर। चलो सिंपल नेक्स्ट। इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो पॉजिटिव डेफिनेट के लिए क्या करते हैं आप, एक तो मैट्रिक्स बना लो, उसको चेक करो कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं। या तो आप सीधा देख सकते हैं कि अगर बल्कि क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर पॉजिटिव है तो किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए, किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। तो पहली क्वाड्रेटिक फॉर्म थी क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि एक ऐसा वेक्टर ढूंढ लो जिससे कि ये नेगेटिव या जीरो ये वैल्यू दे दे। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई की जगह मैंने 1 0 रख दिया वेक्टर, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसकी वो आ जाएगी जीरो, इसका मतलब ये पॉजिटिव, क्योंकि मैंने नॉन जीरो वेक्टर लिया था और नॉन जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। उसी तरह सी ऑप्शन भी आप बल्कि देख के ही डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि आपको देखना एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, एक को प्लस वन ले लो, एक को जैसे एक्स कोऑर्डिनेट को एक को पॉजिटिव ले लो और वाई कोऑर्डिनेट को सेम कोऑर्डिनेट सेम स्केलर ले लो पर नेगेटिव में, जैसे मतलब कि एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स करके। तो अगर आप एक्स माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो वो हमेशा जीरो देगा ही। आप चाहे आप पुट करके भी देख सकते हो कि अगर वन माइनस वन की वैल्यू डाल दो आप सी में बल्कि क्यू ऑफ वन माइनस वन, तो ये जीरो देगा हमेशा ही। तो इस तरह ये भी पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होगा, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। उसी तरह डी में भी आप देख सकते हो, अगर एक्स की वैल्यू आप जीरो ले लो, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो ले लो, तो ये हमेशा जीरो वैल्यू देगा, तो डी भी डिस्कार्ड होगा। इसका मतलब बी को सही होना पड़ेगा। अगर आप चेक भी कर सकते हो, अगर बी की अगर आप मैट्रिक्स बना लो तब भी आप देख सकते हो कि वो पॉजिटिव डेफिनेट है। या तो मैंने क्या किया है कि जो क्यू ऑफ एक्स वाई को मैंने क्या लिख लिया है, मैंने दोनों साइड क्या कर दिया माइनस एक्स वाई, और बल्कि माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई मैंने बल्कि माइनस एक्स वाई मैंने ऐड कर दिया है और प्लस एक्स वाई ऐड कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक साइड क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और ये देखें कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि जो ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन एक्स वाई रहेगा, तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देगा ये। तो यहाँ से आप मतलब कि वेरीफाई कर सकते हो कि जो बी जो है वो पॉजिटिव डेफिनेट, या तो आप मैट्रिक्स बना लो इसकी, अब चेक कर लो कि ये पॉजिटिव डेफिनेट ही बनेगा। हितेश। यस सर, करेक्ट है सर। चलो ये सिंपल ही था। नेक्स्ट। तो इसमें पूछा था कि जो नेक्स्ट दिया था इसमें था कि let A be an cross n matrix such that कि all of its non-zero eigen values exactly R elements, मतलब कि जो आइगन वैल्यू नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ए के पास वो आर आइगन वैल्यूज है। ठीक है, तो उसके बाद हमने वेरीफाई करने थे ऑप्शन की रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आर होगा, इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन रैंक ऑफ ए लेस देन एन माइनस वन होगा, या ए स्क्वायर एज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही देखते ही डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम वैल्यू ले ले एक जैसे कि प्लस एक मैट्रिक्स ले जिसकी आइगन वैल्यू जो है वन माइनस वन है, तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू जो है वन वन हो जाएगी, तो ये तो डिस्कार्ड होगी क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगी,
क्योंकि ए के पास 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू थी और ए स्क्वायर के पास सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, तो ये तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब फर्स्ट ऑप्शन था कि जो रैंक ऑफ ए वो लेस देन इक्वल टू आर होगा, तो मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी जो आइगन वैल्यू है, एक ही पॉजिटिव आइगन वैल्यू जो कि 1 है और 2 आइगन वैल्यू इसकी 0 0 है, तो आर इज इक्वल टू 1 हो गया। बट इसकी रैंक अगर आप देखोगे, रैंक इसकी 2 आ जाएगी क्योंकि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब बोला था कि जो रैंक अगर जो सारी की सारी आइगन वैल्यू 0 है, मतलब कि कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है ए के पास, आर इज इक्वल टू 0 दिया, इसका मतलब कोई भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है ए के पास, तो उसके बाद बोला था कि रैंक ऑफ ए वो लेस देन n-1 होगी, लेस देन n-1 होगी। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, तो वहां पर 0 2 0 0, ठीक है, 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो आर इसमें 0 है क्योंकि दोनों आइगन वैल्यू इसकी 0 है, बट इसकी रैंक जो है 1 है और नॉट लेस देन n-1। यहाँ n की वैल्यू जो 2 थी, तो n-1 1 आ गया, तो 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हैज टू बी राइट, तो सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप मतलब कि सी ऑप्शन को आप ऐसे भी देख सकते हो क्योंकि ए कोई मैट्रिक्स है ना, तो ए अगर मैट्रिक्स है तो ओवर सी हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, बल्कि ट्रायंगुलराइजेबल होगी। अगर ट्रायंगुलराइजेबल होगी तो जितनी उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जितनी उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू, जिसे नॉन जीरो आइगन वैल्यू वो सारे डायगोनल में होगी, उतनी तो रैंक मिनिमम होगी और उससे ज्यादा भी रैंक मतलब की हो सकती है, तो इसको ऑप्शन को मतलब कि उससे कम रैंक हो ही नहीं सकती, जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू वो सारी की सारी डायगोनल में आ जाएगी, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हो वो एटलीस्ट आर तो होगी जितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, तो ए की, तो हमें इससे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए वो लेस देन इक्वल टू आर ही होगा हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी। ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करने के लिए कौन सा एग्जांपल दिया तुमने? ए को सर ये लिया था ना सर, 3 by 3 की मैट्रिक्स ली थी, 1 0 0 0 0 2 और 0 0 0, इसकी आइगन वैल्यू सर एक पॉजिटिव है 1 और 2 0 0 है, अगेन रैंक 2। Yes, sir. हितेश, यस सर। कोई डाउट? नो सर, ठीक है। पीयूष? नो सर, ठीक है सर। ओके डिंपल, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 था कि ए कोई मैट्रिक्स दी थी 3 - 2 2 - 1, तो बताना था कि ए रेज़ टू पावर 20 इक्वल किसके इक्वल होगा, तो इसमें आपको तो स्टैंडर्ड मेथड तो वही आपको मतलब कि पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जैसे ए स्क्वायर फिर A4 फिर A8 कैलकुलेट करके, 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो कैलकुलेट मतलब कि इजीली हो सकता है, या तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन डिस्कार्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इसकी एक आइगन वैल्यू तो 1 दिख रही है क्योंकि 3 - 2 तो 1 है, इसका मतलब कि सम 1 है और दूसरी रो का सम भी 1 है, तो एक आइगन वैल्यू 1 है और दूसरी आइगन वैल्यू भी 1 होना पड़ेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट क्योंकि ट्रेस जो है वो 2 है, तो इसका मतलब दोनों आइगन वैल्यू 1 1 हो गई, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट भी 1 हो गया, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो 1 नहीं आएगा, -39 × 41 और फिर माइनस में आ जाएगा 40 × 40 दोनों साइड, तो ये दो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गए। फिर उसके बाद क्या कर मतलब कि स्टैंडर्ड मैथड तो वही है, आपको चेक करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर, क्योंकि आप देखो कि दोनों चारों में मतलब कि ट्रेस 2 है और डिटर्मिनेंट 1 है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए और बी में डिटर्मिनेंट 1 दोनों में, तो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते ए और बी को, तो उसके लिए क्या करना आपको मतलब कि ए स्क्वायर A³ मतलब कि A4 या A8 मतलब कि वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो उस तरह मतलब कि ए स्क्वायर जब कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 5 - 4 4 - 3, मतलब कि जो A12 की एंट्री है वो नेगेटिव में आ रही है और A21 की एंट्री जो पॉजिटिव आ रही है, उसी तरह A4 कैलकुलेट करोगे तो सेम पैटर्न आएगा और A8 कैलकुलेट करोगे उसमें भी सेम पैटर्न आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा 11 आ जाएगी फर्स्ट एंट्री, दूसरी एंट्री आ जाएगी -9, तो मतलब कि इस तरह से सेम पैटर्न आ जाएगा और तीस मतलब कि जो ये एंटी डायगोनल जो एंट्री आएगी A8 में वो आ जाएगी 16 और -6 मतलब कि -16 और 16, तो उस तरह से आप चेक कर सकते हो कि जो ऑप्शन बी है वो मतलब कि ठीक ऑप्शन है, ऑप्शन बी। पीयूष? ठीक है सर। अच्छा, हितेश?
ठीक है सर ये। करेक्ट है। अंशिका सही है। सर ठीक है सर। डिम्पल नेक्स्ट एंड लास्ट। फॉर इसमें दिया था कि फॉर ए वी बिलोंग्स टू आर लेट पी एक्स वाई, मतलब कि एक फंक्शन डिफाइन किया था पी एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस ए वी एक्स टू वाई वन प्लस ए वी एक्स वन वाई वन प्लस बी स्क्वायर एक्स टू वाई टू। तो जहाँ पर एक्स वेक्टर थे आर टू से, एक्स और वाई वेक्टर थे आर टू से, तो बोला था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड वी, जो ये पी जो डिफाइन किया गया एक फंक्शन, वो इनर प्रोडक्ट होगा। तो कुछ वैल्यू मतलब कि नीचे ऑप्शन दिए थे कि ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, ए बी ग्रेटर देन जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के ऑप्शन दिए। तो सबसे पहले कि अगर पी इनर प्रोडक्ट है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। एक तो नॉन नेगेटिविटी कि जो पी ऑफ एक्स एक्स जो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, और पी एक्स एक्स जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दूसरी होती है सिमेट्री कंडीशन, सिमेट्री का मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्री, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं लगाया मैंने यहाँ पर रियल दिया तो कॉन्जुगेट सिमेट्री की जगह सिमेट्री आ जाएगा सिर्फ, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ वाई एक्स। तीसरी होती है लीनियरिटी इन फर्स्ट वेरिएबल। तो तीन कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है कि जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन अगर पी एक्स एक्स मतलब कि अगर मैं दोनों जगह एक्स एक्स पुट कर दूं, जैसे पी ऑफ एक्स वाई दिया था उसकी मतलब वाई की जगह में मतलब कि एक्स ही पुट करता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वन का स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स वन एक्स टू प्लस बी स्क्वायर एक्स टू का स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी। और क्योंकि हमें चाहिए कि जो क्वाड्रे पी एक्स एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होनी चाहिए, तभी इनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप जो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा जीरो, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू इसकी जीरो होगी। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म जो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगी। अगर पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनेगी तो इसका मतलब जो नॉन नेगेटिविटी वाली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन थी कि जो पी एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो एक्स, तो वो होल्ड नहीं होगी। एक नॉन जीरो एक्स तो मिलेगा ही मिलेगा जिसमें पी ऑफ एक्स एक्स जो जीरो हो जाएगा, मतलब कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब कि जो ये जो दिया था, ये जो फंक्शन दिया था वो कभी भी मतलब कि ए और बी की किसी भी चॉइस के लिए इनर प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। तो ए बी सी वैसे ही सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। अंशिका